मामूल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुबह सरबंद का इतवार का दिन। इतवार के दिन हम ख़ास तौर पे आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल भी लेके आ रहे होते हैं। कोई ऐसी चीज़ आप तक ज़रूर पहुंचती है कि जिससे आपकी मालूमात में ना सिर्फ इजाफ़ा होता है बल्कि आगाही भी हासिल होती है। आज हमारे साथ बड़े एक ज़बरदस्त से गेस्ट हैं। पिछले हफ्ते चूँकि इलेक्शन का सिलसिला था तो इलेक्शन के दौरान हमने आपके लिए इलेक्शंस कमीशन से ही मुतल्लिका एक मेहमान लाए थे। इस हफ्ते चूँकि पोलियो मुहिम के भी आगाज़ है पूरे ज़िले भर पूरे अब्टाबाद में, इसके साथ साथ दीगर चीज़ें भी हैं, कोविड के भी हैं। तो इसी हवाले से हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर हमज़ा इशफाक। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब तारुफ़ के साथ हम चलते हैं मिली नगमे की तरफ, बल्कि उससे पहले भी हम कुछ मज़ीद भी सर से बात करते हैं। फिर उसके बाद हमने जाना है, जैसे हम इब्तिदा करते हैं नगमे की, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। सर, आज की मुहिम के हवाले से भी पूछेंगे, लेकिन आप तो स्टूडियो आते रहते हैं, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है जी, शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आपके प्रोग्राम के तवसत से लोगों तक हमारे जो मकसद है, जो हमने इस बीमारी को ख़त्म करना है, ना सिर्फ कोविड बल्कि पोलियो भी, उसका जो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचेगी। और इस बारे में मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे लोग आपके प्रोग्राम के तवसत से हमारी इस कार्य खैर में मदद करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और हमारी आवाज़, रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ हर उस गांव तक जाती है जहां तक आपकी पोलियो मुहिम की टीम जाती है, वहां तक। बल्कि मुझे बताया जो है काशा किरण साहिबा ने कुछ इस हवाले से बताया था, वो भी मैं आपके गोशगुजार करूँगा। लेकिन हम नगमे की जानिब बढ़ते हैं, जो हमारा मामूल है मिली नगमा। उसके बाद वापस आते हैं तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, उसको आगे अगली मोड़ पे 100 मीटर या 150 मीटर आगे मेरे 2 प्राण है, उन्होंने सेटअप बहुत अच्छा है, उसकी फी भी मतलब 150 रुपीज़ है, लेकिन साफ सुथरा सारा मेरा कोई भी मतलब कॉलेज में ऑफिस पे हो गए या इवन मेडिकल मैं आपको मेरे अगले मैं उसको भी कराया लोग भी साफ सुथरा माहौल है। प्रोग्राम में खुशामदीद हम आपको कहते हैं। हस्बे रिवायत जहां हमारे पास मेहमानों का एक सिलसिला शुरू हुआ है और ये यकीनन हमारे सबसे बुनियादी चीज़ है। हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका इसमें बड़ा बुनियादी किरदार है, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा हौसला अफजाई की कि ये सिलसिला शुरू हो। अब हम आगाज़ बाकायदा करते हैं। मिली नगमे के बाद हम बात करेंगे आपसे कि यकीनन हमारी प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं इफ़त अलवी साहिबा, हमारे जो इस वक्त पैनल पे हैं महमूद साहब। महमूद हमारे ज़बरदस्त से पैनल पे एक ज़मानों से कर रहे हैं, साउंड इंजीनियर वही हैं और सब चीज़ें वो देखते हैं और उनका हमारा साथ भी कोई ये 2-2.5 बरस पे हो चुका है और हमेशा वो हमें ज़बरदस्त सा म्यूज़िक भी बताते हैं और चीज़ों को मैनेज भी बहुत खूबसूरती से करते हैं। और हम बात करें हमारे स्टेशन डायरेक्टर महबूब सरवर सवाती साहब, यकीनन उनका बड़ा बुनियादी किरदार है। उन्होंने ये तय किया जब से वो आए, उन्होंने तय किया कि हम इस सिलसिले को किस तरह लेके चलें। संडे का दिन है, पूरा यकीनन इत्तेफाक हमें सुनना चाहता है। उसी हवाले से हम बात करेंगे, अपने मेहमान से पहला सवाल भी करते हैं और उनकी तरफ बढ़ते हैं। सर बताएं आप आज के हवाले से, आज पोलियो मुहिम में क्या खुसूसी बात है और किस तरह इसको मैनेज किया जा रहा है? बिल्कुल सर, इस तरह है कि वैसे हमारी कैंपेन हमेशा मंडे से स्टार्ट होती है, लेकिन इस दफ़ा आशूरा की जो चेलम था उसमें क्योंकि पुलिस डिप्लॉयमेंट होनी थी तो उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट को कि हमारी कैंपेन को थोड़ा सा प्रीपोन किया जाए ताकि उनकी जो सिक्योरिटी, क्योंकि हमारी टीम्स के साथ भी जगहों पे जाती है और उनको जो सिक्योरिटी चाहिए होती है आशूरा के लिए, उसको मैनेज किया जाए। लिहाजा इस दफ़ा 17 सितंबर से हमने आगाज़ किया जो कि जुम्मे का दिन था। आज हमारा तीसरा दिन है। ये कैंपेन बेसिकली जो है वो 3 दिनों की होती है, जिसमें हमारी टीम्स ज़िले के तमाम घरों तक जाती हैं, तमाम बच्चों तक जाती हैं। उसके बाद जो 2 दिन हैं, जिस तरह इस दफ़ा मंडे और ट्यूसडे पीर और मंगल का जो दिन होगा वो कैचअप का डे होता है। कैचअप में ऐसा होता है कि वही टीमें जो हैं उन घरों में दोबारा जाती हैं जहाँ पे या तो बच्चे मौजूद नहीं थे, किसी भी वजह से वो घरों से बाहर थे, वो कहीं दूसरे ज़िले में गए हुए थे, किसी वजह से स्कूल कॉलेज कहीं पे भी थे, या उन घरों पे ताला था, या उन घरों पे उस वक्त कोई और वजूहात थी जब बच्चे वैक्सीनेट नहीं हो सके। तो इन 2 दिनों में उन बच्चों तक दोबारा पहुंचा जाता है और हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर बच्चे को कवर कर लें। तो बेसिकली ये 3 दिन हमारी बेसिक कैंपेन होती है और उसके बाद 2 दिन जो है हम उस पर कैचअप करते हैं और 5 दिन की ये टोटल हमारी कैंपेन होती है। अच्छा, यानी कि 3 दिन तक तो रेगुलर चलती है जो आज तीसरा दिन है जी। इसके बाद कैचअप का मतलब ये है कि
हम जाते हैं और उसको जो लोग रह गए उन सब लोगों को टच करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो घरों पे नहीं थे या किसी वजह से लोगों ने घर तब्दील कर लिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो है आपके ख्याल में क्या पेश आ रही हैं? इस मुहिम में आपको क्या पेश आई हैं खासतौर पर? इस मुहिम से अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे पता है कि हमारे पास कोविड चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ये आ रही है कि या तो हमारे स्कूल बंद होते हैं या हमारे घरों में कुछ खुदा न खास्ता कुछ जगहों पे लॉकडाउन चल रहा है जहाँ पे कोविड के केसेस हैं। उसके अलावा हमारी टीम्स हैं उनमें भी कुछ लोग जो है आपको पता है कोविड है पॉजिटिव आ जाते हैं, तो हमें वहाँ पे चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो ये मसले हमें जो है फेस करने पड़े हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो रिफ्यूज़ल्स का है। जो इनकारी बच्चे हैं या इनकारी वालदेन हैं वो कुछ तो है जो सामने मतलब क्लियरली इनकार करते हैं और कुछ को हम साइलेंट रिफ्यूज़ल बोलते हैं जो हर दफ़ा कतरे नहीं पिलाते और कुछ ना कुछ बहाना करते हैं। और उसके पीछे भी वजह जो है आपको पता है हमारी एक्सटर्नल जो प्रोपोगेंडाज हैं जो हमें कमज़ोर करने के लिए, जैसे आपको पता है कि सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस वक्त 2 ममालिक हैं जो रह गए हैं जिनमें पोलियो है, बाकी सब मुल्कों से ख़त्म कर दिया गया है। तो हमारे लोगों का माइंड सेट ऐसा कर दिया जाता है कि उनको इनके ख़िलाफ़ मुंतशिर किया जाता है कि इन कतरों में कुछ ऐसी बात है, कुछ गलत है, कुछ उनके कंसर्न्स रेज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो रिफ्यूज़ करते हैं। तो रिफ्यूज़ल इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला है। और वो रिफ्यूज़ल हमारा सबसे बड़ा मसला इस वजह से है कि उस रिफ्यूज़ल की वजह से ही आज हम इस पोलियो को अपने मुल्क से ख़त्म करने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अच्छा, अभी उसकी अदाद शुमार भी आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे सुनने वालों से कि वो क्या अदाद शुमार हैं इस दफ़ा, कितने सेंटर आपके बने, कितने लोग हैं, कितनी पुलिस है, कितनी क्या क्या है ये टोटल? बिल्कुल। अगर मैं बात करूं टीमों की जो घर घर तक जा रही हैं जिनको हम मोबाइल टीम्स कहते हैं, तो 1127 मोबाइल टीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की और हर टीम में 2 लोग होते हैं। अच्छा। इसके अलावा फिक्स सेंटर जो हमारे हॉस्पिटल्स में बने हैं, जो हमारे BHUs में डिस्पेंसरीज में बने हैं वो 105 हैं। इसके अलावा ट्रांजिट टीम्स हम उनको कहते हैं जो मूवमेंट वाली जगह इन आउट एंट्री पॉइंट्स जो हमारे होते हैं, जैसे मुस्लिमाबाद चेक पोस्ट है, कलंदराबाद चेक पोस्ट है, इन जगहों पे मौजूद होती हैं, वो 37 हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 रोमिंग टीम्स हैं। रोमिंग टीम्स वो होती हैं जिनको हम डिफरेंट जगहों पे शिफ्ट कर सकते हैं, पार्क्स में होती हैं और जगहों पे। इसके अलावा जो एरिया इंचार्जेस जो इनको देख रहे हैं वो 302 हैं। एरिया इंचार्जेस होते हैं जिनके पास 4 से 5 टीम्स होती हैं, एक यूनियन काउंसिल को 4-5 एरियाज में डिवाइड करते हैं और आगे फर्दर उनको वो मॉनिटर करते हैं। और उनके ऊपर जो यूपैक होते हैं, जो यूनियन काउंसिल के इंचार्ज होते हैं, वो इस वक्त हमारे पास 87 हैं। अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी इस दफ़ा जो है हमारी डिमांड और एबटाबाद में जैसे आपको पता है हमारी डिमांड कम होती है, डिप्लॉयमेंट उनकी फुल होती है जितनी अवेलेबल उनके पास फोर्स होती है, लेकिन यूटिलाइज हम उनको ऑन फील्ड टीम के साथ उस जगह पे करते हैं जहाँ पे हमें कोई इश्यूज हैं, वरना वो टीम से कुछ फासले पे रहती हैं क्योंकि आपको पता है एबटाबाद का माहौल ऐसा नहीं है, लोग थोड़े इस चीज़ को माइंड करते हैं। हमारी टीम्स भी लोकल होती हैं तो हम कोशिश करते हैं टीम से थोड़े फासले पे या उस गली के कोने पे या उस मोहल्ले में ज़रूर हमारी पुलिस मौजूद होती है, लेकिन डोर टू डोर नहीं जाती ताकि लोगों का भी जो है वो कोई बैड इंप्रेशन ना पड़े उनके ऊपर। अच्छा, तो ये बताइए 1027 जो हैं, ये जो आपकी टीम 300 लोग हैं वो इसमें शामिल हैं या अलग से हैं? नहीं, इसके अलावा है। अच्छा, मतलब 1027 अफराद इस वक्त मौजूद हैं जो ज़िले भर में आप लोगों के लिए इस वक्त निकले हैं ताकि आपके सेहत की मसाइल हल हो बेहतरी के लिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये सारी एदाद शुमार हैं, आपने भी सुनी, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इस वक्त पूरी ज़िले इंतज़ामिया इस वक्त इस कैंपेन में, इस मुहिम में, ये सब ये इसलिए हो रहा है ताकि एबटाबाद में रहने वाले लोग, इस शहर के लोग, जो इस ज़िले के लोग, महज शहर की हदूद की, हम वादी की बात नहीं करते एबटाबाद की, बल्कि इस ज़िले के आखिरी गांव तक, आखिरी जो घर है उस तक ये रसाई हासिल करेंगे। और क्या आप इनको मायूस लौट आएंगे, ये आपसे एक मेरा ज़रूर सवाल है। इस लम्हे आप ये सोचिए कि ये लोग सुबह 8 बजे अपनी इस ड्यूटी पे निकलेंगे, इस कैंपेन पे निकलेंगे। आप सोचें कि इतवार की सुबह चलें, हमारा एक मिजाज है, मैं हो गया, हमारे सब पैनल पे
महमूद साहब हो गए, हम लोग तो सवेरे आते हैं, इतवार को प्रोग्राम करते हैं। आज डॉक्टर हमजा इशफाक हमारे साथ ख़ास तौर पे इसलिए मौजूद हैं कि आज ये कैंपेन चल रही है और इस दौरान यहाँ से वो निकल के फिर सीधा अपनी आप जगह जाएंगे जहाँ पे आपकी ड्यूटी है। जी, चमाट घोड़ी में मेरी आज ड्यूटी है, तो मुझे वहाँ जाना है इसके बाद। और आप देखेंगे इसके बाद ये नहीं है कि आज वो कोई छुट्टी करेंगे, आज वो ड्यूटी पे जाएंगे हमसे सारी चीज़ें शेयर करके, हमसे आपसे शेयर करके। अब आपकी एक जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को आप लोगों ने निभाना है। अपने घर में जितने आपके बच्चे हैं, आपके वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, 5 साल से बड़े बच्चों को तो हम नहीं लगाते ये पोलियो नहीं, पोलियो के कतरे 5 साल की उम्र तो पोलियो के कतरों की हद जो है वो 5 साल है। तो आपके पास जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए ये कतरे आप उनको पिलाएं। इन सारी बातों से कतई नज़र, इन सारी बातों को एक तरफ रख के कि इनसे क्या मसाइल होते हैं, आप सोचें कि सारी दुनिया में ये जो वबा है, ये जो पोलियो है, ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारा वतन पाकिस्तान अब भी इसकी लपेट में है। और इसमें एक बड़ी वजह यह है कि दूसरा मुल्क अफ़गानिस्तान है, हमारे पास अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं और उनमें ही ज़्यादातर जब पाकिस्तान में केसेस निकलते हैं तो ये अफ़गान माजरीन में ही आते हैं केस। बिल्कुल, उनको हम HRMP यानी कि हाई रिस्क माइग्रेटरी पॉपुलेशन कहते हैं, जिसकी वजह उसमें यह है कि वहाँ की जो ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है जिन लोगों की, तो अगर वो अनवैक्सीनेटेड रह जाते हैं तो अपने साथ वो वायरस ला सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास एक रिस्क है उनका। और आपको पता है लास्ट 21 साल जो है वहाँ पे जंग चलती रही, तो वहाँ पे जो था ये निज़ाम थोड़ा मतलब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेड नहीं था, तो उनकी हमारे साथ ट्रैवलिंग में जो है हमें ये ख़दशा है कि हमारे पास ये वायरस जो है वो आ जाता है। आप लोगों ने ये बात भी सुनी डॉक्टर साहब की ज़बानी कि ये कितनी मतलब ऐसी हमारे पड़ोस में एक ऐसी जगह है जहाँ पे खाना जंगी की कैफियत रही, जहाँ के लोगों ने अमन की सूरत नहीं देखी गुज़िश्ता 20-25 सालों से। 78 से लेके आज तक वो खाना जंगी की हालत में है, और वो महज खाना जंगी की हालत में नहीं है, वो खाना बदोशी की हालत में है। और इस हालत में वो लोग इसके कैरियर हैं, वो अपने साथ पोलियो का वायरस लेके घूम रहे हैं, उसका मरीज़ लेके घूम रहे हैं, और ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो हमें सुनने वाले जो अफ़गान माजरीन हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनको भी चाहिए कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। इन कतरे पिलाने के बाद आप सोचें कि आपका बच्चा, उसकी ज़िंदगी महफूज हो सकती है पोलियो जैसी बीमारी से। जो पोलियो जो दर हकीकत एक माजूरी है, और इस दुनिया में एक माजूरी के साथ रहना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत इस दुनिया से चले जाने से। अगर आप दुनिया में नहीं हैं तो आपको शायद पता ना चले कि दुनिया क्या है, लेकिन आपका बच्चा इस दुनिया में रहता है तो उसको बीमारियों से पाक होना चाहिए, ताकि कल को वो बड़ा होगा, वो किसी तालीमी इदारे में जाएगा, कोई रोज़गार करेगा, कुछ करेगा, उसकी हालात बेहतर हों, वो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। और इसके साथ हम एक नगमे की जानिब भी ज़रूर बढ़ना चाहेंगे। महमूद साहब हमारी समातों की, आपकी समातों की नज़र क्या करते हैं, आइए सुनते हैं। आदमशुमार है ना कोई
ताज़ा या केसेस ते नहीं वैक्सीनेशन दे हैं मेरे को। अच्छा कोविड उससे ही मेरे वेबसाइट से मैं चेक कर रहा हूँ या डेंगू पे भी कोई कर सकते हो? डेंगी का मैं एग्जैक्ट अपडेट उसकी बिल्कुल क्योंकि वो प्रोग्राम मेरे को कदे रहे ही पिछले हफ्ते तक मैं ये अपडेट कि पिछले हफ्ते तक असांजे केसेस सिर्फ एक पॉजिटिव है ते 4 सस्पेक्टेड है, लेकिन कल दी कोई मैं देखने है कि शायद DHQ के केसेस ज़्यादा आ गए, लेकिन ये नहीं पता कि असांजे ज़िले में हैं या बाहर हैं। आज लोग ये राती आता है क्योंकि मैं भी उसकी वीडियो ही राती स्टेटस पे लगी थी, मैंने वही देखी है। स्टेटस ही देख के पॉजिटिव केसेस में इस टाइम एक्टिव हम नगमा सुन रहे थे। इसके बाद अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर हमजा इशफाक से जिक्र कर रहे थे कि क्या सिचुएशन है, क्या है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने आज पोलियो पे हमने गुफ्तगू की, पोलियो के मामलात किस तरह चल रहे हैं, सारी बात हमारी हो गई। हम अगले हिस्से में अब बात करेंगे कोविड के हवाले से, जिस पे यूं तो हम गुज़िश्ता जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है हम बात कर रहे हैं, 2020 से कर रहे हैं, इस बात को भी 1.5 बरस से ज़्यादा गुजर गया। सर इस पे आप क्या कहते हैं कि इस कोविड के हवाले से क्या सिचुएशन है, या आपने कुल क्या देखा जब से मार्च से आया है? आप तो इस पे थे, जलाल ऑडिटोरियम में बना, कुछ इसकी एक छोटी सी हमें ब्रीफ सुनने वालों को कि ये पूरा किस्सा। थोड़ी सी मैं कोविड पहले टेस्टिंग के हवाले से भी बात कर लेता हूँ, फिर वैक्सीनेशन के हवाले से। मैंने दोनों चीज़ों को काफ़ी टाइम तक देखा है। लास्ट ईयर मार्च 18 से मेरी इन्वॉल्वमेंट हुई थी कोविड में, जब सिर्फ पहले हमारे पास कोविड के केसेस ताफ्तान से आना शुरू हुए। तो अभी तक अगर मैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में बात करूं, हमने जब स्टार्ट लिया उस वक्त से लेके अभी तक लगभग 1,28,500 टेस्ट हो चुके हैं कोविड के। अच्छा। और इसमें से तकरीबन जो है 8,000 जो है वो पॉजिटिव आए हैं अभी तक पिछले 1.5 साल में। अगर इस 8,000 में हम बात करें, 8,000 जो पॉजिटिव आए हैं उसमें से इस वक्त जो हैं हमारे पास 124 मौजूदा 124 पॉजिटिव केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ अस्पतालों में या घरों में मौजूद हैं। डिफरेंट कैफियत हैं उनकी। अगर मैं बात करूं, हमारे पास बाकी जो हैं 7520 लोग अभी तक इसमें रिकवर हुए हैं और 355 लोग हमारे इसमें शहीद हो चुके हैं अभी तक, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अलावा बाकी भी डिस्ट्रिक्ट्स के मौजूद हैं लोग इन 355 में। हमारी इसमें तकरीबन 250 के करीब जो है शहादतें मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल में इसका कितना
ज़्यादा हमारे मुल्क को, सिर्फ अगर हम अपनी शहर की ज़िले की बात करें तो नुकसान हुआ है। और सिर्फ ये नहीं कि बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान, ख़वातीन सब इसमें शहीद हुए हैं, और उन घरों से जाके पूछें कि इसका उनको कितना बड़ा नुकसान है। तो जो इसके ऊपर रिसर्च की गई, जो इसके ऊपर साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने बाहर ममालिक के रिसर्च की, उसमें यही पाया गया कि इसका जो है एहतियात ही सबसे बेहतर इलाज है। और मेडिकल जो नॉलेज है वो हमें ये बताती है कि हम वैक्सीनेशन जो है वो हमारे पास इस वक्त बेस्ट सोल्यूशन है इससे बचने का। उसके अलावा हमारे पास इस वक्त कोई हल नहीं है, हम मजबूर हैं इस छोटे से वायरस के सामने। अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो इस साल फरवरी में हमारे पास पहली वैक्सीन आई थी। 2 फरवरी को मैंने ख़ुद रात को तकरीबन 2:30 बजे वैक्सीन रिसीव की थी। तब मैं कोविड वैक्सीनेशन को देख रहा था, और हमने 2 फरवरी को हमने इसका आगाज़ किया था DHQ में। अगर उसके मैं फिगर्स की बात करूं, अभी तक मैंने ये देखा कि शुरू में लोग बहुत डरे हुए थे। हमारे हेल्थ में क्योंकि सबसे पहले आगाज़ लिया गया, तो इवन हेल्थ के लोग डरे हुए थे, वो देख रहे थे क्योंकि नई चीज़ थी, सब घबराए हुए थे। फिर वैक्सीनेशन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने स्टार्ट की। ऑफिस में जो था, मैं भी सबसे पहले उन लोगों में था जिन्होंने वैक्सीन लगाई। मैं प्रोग्राम देख रहा था EPI का, तो फिर पूरे EPI प्रोग्राम ने और बाकियों ने और हमारे ऑफिस के लोगों ने लगवाई वैक्सीन। हमारे हेल्थ स्टाफ ने बड़े जोश व खरोश से वैक्सीन लगवाई, फिर लोगों तक ये पहुँचाई गई। इस वक्त लोगों में काफ़ी अच्छा इसमें पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा है। कुछ जगहों पे लोग अभी भी उनके क्वेश्चंस हैं, उनको हम एड्रेस करते हैं, लेकिन अभी ओवरऑल काफ़ी अच्छा हमारा जो है वो रेट जा रहा है वैक्सीनेशन का। लेकिन इसको हमने मज़ीद बढ़ाना है, क्योंकि हमारे जो केसेस हैं, अगर डेल्टा वेरिएंट की हम बात करते हैं तो हमारे केसेस भी अभी बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हमने काबू पाना है, और वो वैक्सीनेशन के थ्रू ही होगा। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की जो 18 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है, उसका हमारे पास हदफ था 7,44,192, और अभी तक हमने जो उसमें से लोग वैक्सीनेट किए हैं उसका मैं आपको ब्रेकअप बता देता हूँ। जो फर्स्ट डोज है वो हमारी 4,08,282 फर्स्ट डोजेज लग चुकी हैं लोगों को, जो कि हमारे हदफ का अभी सिर्फ 55% है। तो 45% लोग अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के रहते हैं। अगर मैं सेकंड डोज की बात करूं तो वो बहुत कम है। लोग कुछ सेकंड डोज के लिए उनको मैसेजेस नहीं आए, कुछ ऐसे मसाइल चल रहे हैं, लेकिन 1,66,116 जो हैं वो हमने सेकंड डोज लगाई हैं, जो कि 22% हमारा हदफ है। अगर इसमें मैं बात करूं फुली वैक्सीनेटेड, तो कुछ हमारे पास सिंगल डोज वैक्सीन आई थी, आपको याद होगा, मेरा आपके साथ बात होती रही। तो सिंगल डोज वैक्सीन की वजह से हमारी थोड़ी टारगेट अचीवमेंट अच्छी है सेकंड डोज के मुकाबले, और वो है 28%, जिसमें हमारे 2,10,105 लोग अभी वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो हमारे पास अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चंक अनवैक्सीनेटेड लोगों का मौजूद है, और उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं हर तरह से। इसके अलावा ये तो 7,44,000 18 साल से ऊपर थे। अब आपको पता होगा स्कूल कॉलेजेस के लिए भी जो है वो ओपन होता गया है, तो उनके लिए भी हम जो है काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में इस वक्त मौजूदा 62 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, जो कि अगर आप देखें आज से ये, और 62 वैक्सीनेशन सेंटर्स हमारे तकरीबन 1.5-2 माह से हैं। सबसे ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में ये सेंटर्स मौजूद हैं, और इसमें हमारे पास अगर हम हज़ारा को देखें तो KP में दूसरे नंबर पे, और हज़ारा में सबसे पहले हमने मैस वैक्सीनेशन सेंटर, जिसका नाम जलाल बाबा ऑडिटोरियम है, वो बनाया। और मज़े की बात यह है कि ये 24 मई को आगाज़ हुआ है इसका, जबकि वैक्सीनेशन 2 फरवरी को स्टार्ट हुई थी। तो समझे आधा टेन्योर सिर्फ जलाल बाबा का बना है, लेकिन हमारी 20% से ज़्यादा जो वैक्सीनेशन है वो जलाल बाबा में हुई है, क्योंकि लोगों को वहाँ पे सहूलियात हैं। रोज़ वहाँ पे 1,000, 1,200, 1,300 की एवरेज हमारी चल रही है। 1,06,000 लोग अभी तक हमारे जलाल बाबा ऑडिटोरियम में वैक्सीनेट हो चुके हैं सिर्फ 3 माह के वक्त में, जबकि अगर आप पूरी वैक्सीनेशन देखें जो 5 लाख है वो 6 महीने के से ज़्यादा के स्पैन पे चल रही है, उसमें से 1 लाख जलाल बाबा ऑडिटोरियम में है। उसके बाद ATH जो कॉम्प्लेक्स है उसकी वैक्सीनेशन है, जो कि 80,000 के करीब है। फिर हमारे DHQ है, और हवेलियाँ जो है उसकी भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है।
लेकिन लोगों की तरफ से रिस्पांस थोड़ा सा स्लो है। ये मैं नहीं कहूँगा कि रिस्पांस नहीं है लेकिन स्लो है, वो बहुत सोच के आती हैं। तो आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमें न सिर्फ अपने घर वालों का, अपने वालदैन का, अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हुए उनको भी मोटिवेट करना चाहिए कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, ख़ुद भी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल रिसर्च के मुताबिक हमारे पास एक वैक्सीनेशन ही ऐसा ज़रिया है कि हम खुद को इस वबा से बचा सकते हैं। अच्छा, ये दादोशुमार भी पे भी बात हो रही है। एक और चीज़ मैंने सुनने में मुझे आई, मेरे इल्म में आई, मैंने कहा आपसे ज़रूर पूछूंगा कि पिछले दिनों कोई ऐसे केसेस भी आए कि वो मोबाइल पे कोई साहब लेके आ रहे हैं, ये नंबर है, ये डेट है, लेकिन वो पता किया गया तो पता लगा वो चौथी पाँचवीं दफ़ा किसी और के नाम पे लगवा रहे थे। सर ये बताएं, फिर उसके बाद पाबंदी लगी कि शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं होगी, वो तफसीलात भी जी मालूमात होनी इस तरह के हमने शुरू से ही ये रूल रखा था। हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में एक केस आया था कि उन्होंने आईडी कार्ड नंबर बताया और वहाँ पे उनकी किसी ने एंट्री कर दी, और ये गालिबन फरवरी की ही बात है। उसके बाद जब मैं प्रोग्राम को देख रहा था, मैंने बहुत स्ट्रिक्टली ये कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए। रीज़न बीइंग कि कोई अंडर एज बंदा है, क्योंकि उस वक्त 60 अबव वैक्सीनेशन थी, तो मोबाइल पे अपने वालदैन में से किसी का जो खुदा न खास्ता हयात भी ना हो, उनका आईडी कार्ड नंबर ला के ख़ुद को वैक्सीनेट करवा सकते थे। तो मैंने उसमें अपने स्टाफ को, और हम हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि स्पेसिफिकली आईडी कार्ड होना चाहिए, और आईडी कार्ड पे भी आप उनकी जो तस्वीर है उसको पर्सन से मैच करें कि वो है या नहीं। और जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमारे पास इस तरह नहीं, लोग काफ़ी सारी तरीक़ों से आते हैं, पर्ची बना के ले आते हैं कि मुझे वैक्सीन लगी, एंट्री नहीं हुई, और हमने उसका एक बाकायदा वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म रखा हुआ है। पिछले दिनों एक ऑडिट में हम गए वहाँ पे, तो ऐसा ही हुआ कि एक बंदा आया जिसने कहा कि मुझे एक वैक्सीन की फ़र्स्ट डोज लगी है, एक पर्ची उन्होंने मुझे दी जो कि मुझे मशकूक लगी कि मुझे फ़र्स्ट डोज लग चुकी है और आप मुझे सेकंड डोज लगा रहे हैं, लेकिन डेटा फर्स्ट का ही आ रहा है। तो जब हमने उसको चेक किया तो उस डेट में वो वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं थी, उसके ऊपर तारीख नहीं थी, उसके ऊपर कोई साइन नहीं था। मुझे सबसे पहले मैंने वहाँ पे इंचार्ज को कहा, मैंने कहा मुझे पर्ची मशकूक लग रही है, और वही हुआ, वो मशकूक थी। इसी तरह कुछ लोग फोटोकॉपियाँ करा के अपने घर वालों की पर्चियाँ ले आते हैं कि आपने मेरी डोज इंटर नहीं की। तो अगेन वही बात है कि हम जो है अगर सच्चे दिल से इस काम को करें तो ये शायद जल्दी हमारे लिए आसानियाँ हो जाएं। देखें, इशू ये है कि इस वैक्सीनेशन के ना होने की वजह से केसेस ज़्यादा हैं, और केसेस की वजह से ही इन रिटर्न हमारे जो हैं वो लॉकडाउन्स लग रहे हैं। हमारे भाई जो हैं उनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन, उनके ऊपर तजारत के इश्यूज आ रहे हैं, वो इसी वजह से कि हमारे केसेस ज़्यादा हैं। जिस तरह ये केसेस कम होंगे, हमारे लॉकडाउन भी कम हो जाएंगे, हमारी जो तजारत है, जो हमारी इकॉनमी है, वो भी फ्लरिश करेगी। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से बात तो चलती रहेगी और ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आए चलते हैं एक कमर्शियल स्पॉट की तरफ।
डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना इस्तेमाल करें। दवा को बताए गए दर्जे हरारत पर रखें। दवा खाने से पहले दवा के खत्म होने के बाद लाजमन देखें। जो दवा इस्तेमाल में ना हो उसे महफूज तरीके से जाया करें। गेट्स फार्मा का आज़म आपकी सेहत, क्योंकि अच्छी सेहत से ही बनता है बेहतर मुस्तकबिल। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के मौके पर ये पब्लिक सर्विस मैसेज गेट्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के ताबून से पेश किया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हर एक मिनट में 5 मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है मरीज को सही रहनुमाई न मिलना। डॉक्टर को अपने मर्ज के बारे में मुकम्मल आगाह करें। कोई भी दवा डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल न करें। दवा को बताए गए दर्जा हरारत पे रखें। दवा खाने से पहले दवा की खत्म होने की मियाद लाजमन देखें। जो दवा इस्तेमाल में ना हो उसे महफूज तरीके से जाया करें। गेट्स फार्मा का आज़म आपकी सेहत, क्योंकि अच्छी सेहत से ही बनता है बेहतर मुस्तकबिल। This is FM खुश आमदीद प्रोग्राम में ये अभी हम बात कर रहे थे और सिलसिला हमारे साथ बीच में थोड़ा सा हमने ब्रेक ली, कमर्शियल की तरफ हम चले गए। आए हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और हमारे पास वक्त यकीनन तंगी वक्त भी है, लेकिन सिलसिला इतना मालूमाती है, इतनी गुफ्तगू यकीनन न सिर्फ मालूमात से भरपूर गुफ्तगू हमें सुनने को मिल रही है। वो सारी नॉलेज जो पूरे इस वक्त ज़िला एबटाबाद की हर बात हम तक डॉक्टर साहब लेके आ रहे हैं। डॉक्टर हमजा अशफाक सर, अगला हमें आप बता रहे थे कि कोविड के हवाले से इतनी आप लोगों ने एहतियात की, तो सर क्या लगता है कि ये लोग जो कर रहे हैं कि देखें आपने नहीं लगवानी, आप नहीं लगवा रहे, लेकिन ये जो चीज़ें की जाती हैं इससे कुछ आपके कोविड के स्टाफ का भी थोड़ा सी वो डिसहार्ट होते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? बिल्कुल यही बात है कि ना सिर्फ डिसहार्ट होना, और उसके अलावा ये है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगाते उनमें कोविड के चांसेस ज़्यादा हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि आज हम पोलियो और कोविड दोनों पे बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ऐसे वबा हैं कि जिस शख्स को ये लग जाती हैं वो उस तक महदूद नहीं रहती, वो दूसरों तक फैलाता है इसको। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो वैक्सीन नहीं लगवा रहा, उसको बाहर वो आपको पता है आजकल आप देख भी रहे हैं एहतियात लोग नहीं कर रहे, ना मास्क का इस्तेमाल, ना सैनिटाइज़र या हाथ धोने का। तो जब उनमें से कोई भी बीमार शख्स किसी एक अच्छे हेल्दी शख्स को मिलता है, एक सेहतमंद शख्स को मिलता है, लाजमी नहीं है कि उसको बीमारी हो जाए, लेकिन जरासीम उसके जिस्म पे आ जाते हैं, उसके जिस्म में मौजूद होते हैं, वो घर जाता है, उसके वहाँ पे वालदैन है, वो बूढ़े हैं, उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत उतनी नहीं है जितनी उस जवान शख्स की है। उसके बच्चे हैं जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत ऐसी नहीं है, कोई हामला ख़वातीन है उसके अड़ोस पड़ोस में, तो उनकी ऐसी कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती और उन तक ये जो है बीमारी पहुंच सकती है। और खुदा न खास्ता हमने खुद कितने ऐसे केसेस देखे हैं कि बंदा खुद तो ठीक है, वो घर गया, उसके वालदैन को कोविड हुआ और वालदैन की वफ़ात होगी, शहादत होगी। हमारे अपने स्टाफ के साथ ऐसा हुआ, उसको फील्ड से कोविड हुआ और उसके जो हैं उसकी वालदा भी फौत हो गई, उसके वालिद साहब भी फौत हो गए, उसकी खाला भी फौत हो गई। तो इससे ज़्यादा और दुख और रंज की क्या बात हो सकती है? अच्छा, आपकी जो ये फ्रंट लाइन पे जो आपके महकमे सेहत के लोग इस वक्त मौजूद हैं जो इस चीज़ को डील कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आजमाइश का वक्त है गुज़िश्ता 1-1.5 बरस से, और आप लोगों की हिम्मत भी है कि हमारे लोगों को समझना चाहिए कि आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। मुझे याद है हत्ता कि DHQ में शहजाद होते थे जो फ्रंट जो बैठे थे, उनकी वाइफ को भी कोविड हो गया और उसके बाद उनकी गुर्दों का भी इशू आ गया। वो यानी कि वो बड़े परेशान थे और उनको इलाज मुआवजा, फिर फैमिली का मैटर हो जाए तो कितना मुश्किल है। तो सर ये सारी चीज़ें तो हमारे लोग देख रहे हैं महकमे सेहत के, और ये सारी आजमाइशें, ये सारी तगदो, ये सारी जंग, ये सब कुछ आप लोग हमारे लोगों के लिए आप लोग कर रहे हैं, और ये यकीनन हिम्मत की बात है, आप लोगों का अज़म है। वरना अगर हम बात करें महज नौकरी की बात करें तो नौकरियां सब करते हैं, लेकिन असल पता उस वक्त चलता है जब ये हालात ऐसे आते हैं। तो इन हालात में तो हमारे सुनने वालों को यकीनन चाहिए कि वो महकमा हेल्थ के जब लोग उनके पास आते हैं उनके साथ ताउन करें। वो पोलियो की मुहिम हो, ख्वाह आज के दिन पोलियो की मुहिम के हवाले से लोग आपके दरवाजे पे आएंगे या आपके दरवाजे से थोड़ा सा दूर भी हैं तो आप बेसिक हेल्थ यूनिट तक भी जा सकते हैं, DHU तक,
और सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं, ये कोविड के हवाले से बेसिक हेल्थ यूनिट्स कितने हैं जहाँ पे इस वक्त वैक्सीन लग रही है? हमारे टोटल जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं वो तो 54 है। टोटल हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी 110 हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में। लेकिन जो हमारे BHUs या इवन कुछ डिस्पेंसरीज में जहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं वहाँ पे हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। टोटल हमारे 62 सेंटर्स हैं जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है, जिसमें जो हैं 12 जो हैं वो RHC और DHQ ATH हैं, एक हमारा जलाल बाबा ऑडिटोरियम है, और बाकी जो 49 हमारी फैसिलिटीज़ हैं 49 फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारी BHUs और डिस्पेंसरीज में कायम। अच्छा, एक और यकीनन एक दो सवाल भी थे जहन में, कुछ लोगों ने भी मुझसे पूछे कि करने चाहिए। सर, जो लोग सऊदीया का या काबा शरीफ जाना चाहते हैं आज उम्रे के लिए, अभी मौजूदा हालात में उनके लिए क्या है? जैसे जिन्होंने चाइना की वैक्सीन लगा ली है, सैनोफेक या सैनोफार्म, तो उनको वो क्या करेंगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है और आपके इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाएगी। हुकूमत ने इनके लिए बहुत अच्छा एक जो है एक रिलीफ समझें प्रोवाइड किया है, क्योंकि हमारे पास शुरू में सिर्फ चाइनीज़ वैक्सीन थी, इवन हम लोगों ने भी वही लगवाई और हमारा अपना भी कंसर्न था कि हमने बाहर जाना हो तो हम क्या करेंगे। तो एक इसमें बहुत अच्छी जो मैंने WHO के थ्रू जो एक चलती रही, उन्होंने अपनी सजेशंस दी, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो मुल्क जिधर वो जाना चाहते हैं वहाँ के लिए बूस्टर डोजेज, तो उन ममालिक ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अभी सऊदीया है, इंग्लैंड है, ओमान, कतर, एक तो कुछ जगहों पे सारी वैक्सीन एक्सेप्टेबल हो गई हैं। कतर और ओमान में साइनोफार्म, साइनोवैक ये वैक्सीन भी चल रही हैं, लेकिन इसमें किसी ने चाइनीज़ वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवा ली हैं और उन्होंने अब सऊदीया जाना है तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन होती है बूस्टर की। बूस्टर यानी कि उसको कहते हैं हम कि एक बूस्ट करना इम्यूनिटी को, उसका मकसद होता है। लेकिन वो बूस्टर वैक्सीन आप वो वाली लगा सकते हैं जो उस मुल्क की रिक्वायरमेंट है। मैं मिसाल दूंगा फाइजर की हमारी बूस्टर डोज लग सकती है और अभी तक हमने कल का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 800 के करीब बूस्टर डोजेस लगा दी हैं, यानी कि 800 लोगों को अभी तक हम फाइजर की डोजेस लगा चुके हैं जिन्होंने कोई भी और वैक्सीन लगाई थी। अब उन्होंने फाइजर लगवा लिया और वो अपनी मर्जी के मुल्क में जा सकते हैं। अच्छा, ये जो बूस्टर है ये फाइजर है? जी, फाइजर नहीं, और भी कोई वैक्सीन हो सकती है। आपके जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उनमें कौन सी वैक्सीन चाहिए, उसमें मॉडर्ना भी है, स्पुतनिक भी है, फाइजर और एस्ट्राजेनेका भी है। लेकिन फाइजर जो है अभी तक हमने देखा है और तमाम ममालिक में एक्सेप्टेबल है, तो फाइजर की इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्वांटिटी भी एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट को स्पेसिफिकली 2 लाख डोजेस एक दफ़ा और 2 लाख डोजेस दूसरी दफ़ा दी। अभी हमारे पास तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा डोजेस अवेलेबल हैं फाइजर की एबटाबाद में। अच्छा, और फाइजर की जो बूस्टर डोज है उसका सिर्फ प्रोसेस ये है कि उसके लिए 1270 रुपए की पेमेंट है, जो कि चालान जमा कराना है नेशनल बैंक में। किसी भी नेशनल बैंक में आप बूस्टर डोज के लिए चालान जमा करा सकते हैं और अपना वो चालान और अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि ID कार्ड और वीज़ा वगैरह की कॉपी लेके आप DHQ आ जाएं, जो सिविल अस्पताल है हमारा केहाल वाला। इस वक्त बूस्टर डोज सिर्फ हमारी सिविल अस्पताल में लग रही है। फाइजर सिविल अस्पताल में दाखिल होते ही सीधे हाथ जी, जो इमरजेंसी वाला गेट है, जब आप उससे दाखिल हो तो सीधे हाथ पे जो हमारा ऑफिसेज हैं उसके साथ, नहीं वो तो कोविड वैक्सीनेशन वाला काउंटर था हमारा, वहाँ पे MCH स्कूल है, जो कि MS ऑफिस के साथ एक बिल्डिंग है, वहां पे वैक्सीनेशन हो रही है। अच्छा, ये वीजा लगने की भी लाजिम है कि वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए? इसमें जो पहले फाइजर के लिए उन्होंने शर्त रखी थी वो ये थी कि वीजा होना चाहिए और इवन टिकट होना चाहिए, तो उस वक्त क्योंकि फाइजर की बहुत थोड़ी डोजेज आई थी। लेकिन अभी अगर उनके पास जो बूस्टर है, बूस्टर में ऐसी शर्त नहीं। बूस्टर में अगर आपके पास वीज़ा नहीं भी है तो आप उनको बता सकते हैं कि वहाँ कहाँ ट्रैवल करना है और आपने पेमेंट की है वो आपको लग जाएगी। जो आप फर्स्ट डोज लगवाने आ रहे हैं फाइजर की, जो बूस्टर नहीं है, नॉर्मल डोज है, उसमें ज़रूरी है कि आपके पास वीज़ा या कोई ऐसा प्रूफ ऑफ ट्रैवलिंग हो, उस पर फिर आपको वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नेशनल बैंक की एबटाबाद में या पाकिस्तान में किसी भी ब्रांच से वो जाके उनको कहेंगे कि बूस्टर की मुझे एक चालान दे दें? बिल्कुल, वो 1270 रुपए का चालान है, वो उसकी वो आपको पेमेंट की रसीद दे देते हैं। एक रसीद बैंक स्लिप होगी और एक आपका जो है, और वो जो मिलेगा वो आपके पास जमा होगा या सिर्फ आपको दिखाया जाए? नहीं, वो आपको एक कॉपी देते हैं क्योंकि वो आपने DHQ में सबमिट करानी होती है। वो मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था कि उनको जो कॉपी मिलेगी
वहाँ से बैंक से कॉपी, उसकी वो इसका मतलब है अपने लिए एक फोटोकॉपी करा। हाँ, अगर वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं, बिल्कुल एक अपने रिकॉर्ड के लिए वो एक कॉपी करा रख लें, फोटोकॉपी करा लें, तस्वीर रख लें मोबाइल में या एक फोटोकॉपी कराएं, और एक आके DHQ एबटाबाद में। अच्छा, DHQ एबटाबाद के लिए क्या ये शर्त है कि सिर्फ एबटाबाद का शनाख्ती कार्ड हो, या पूरे हज़ारे या पूरे मुल्क से कोई भी बंदा जैसे ट्रैवल कर रहा है? जी बिल्कुल, एक टूरिस्ट भी आ रहे हैं, उसने बाहर जाना है और उसको पता चला कि हमने ये काम कर सकते हैं एबटाबाद से, कोई पिंडी से आना चाहता है, वहाँ अवेलेबल बर्थ नहीं होती, या उसको शॉर्ट है और वो यहाँ आया है एक दिन के लिए भी, तो वो लगवा सकता है। जी लगवा सकते हैं, मसला नहीं है। बिल्कुल, उसमें ये है कि बस उनका वैलिडिटी होनी चाहिए पेमेंट की और वीज़ा की या ID कार्ड की। तो हमारे पास, क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं, अभी हमने वैक्सीन ऑल्दो के दूसरे ज़िलों को दी है, वो थोड़ी थोड़ी वैक्सीन देते हैं ताकि उसकी कोल्ड चेन भी इफेक्ट ना हो लगा सकें। हज़ारा की अगर मैं बात करूं तो गिलगित में तो अवेलेबल है, लेकिन अगर आप कोहिस्तान से लेके और बात करें हरीपुर तक तो सिर्फ एबटाबाद के पास ही फाइज़र की कोल्ड चेन है। तो शुरू में तो एबटाबाद के अलावा कहीं फाइज़र अवेलेबल भी नहीं थी, इस वजह से हम उनको फैसिलिटेट बिल्कुल करते हैं, वो हमारे पास आएँ। जाहिर बात है वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, वो किसी भी जगह पे जाके अपनी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अच्छा, ये सैटरडे DHQ में लगेगी या बंद होगा? नहीं, सैटरडे लगती है। और टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग जो है वो 8 से सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक है, लेकिन वो जो है 8 से 9 बजे तक, 9 बजे तक वो रात को लगाते हैं। और हफ्ते वाले दिन दोपहर तक होगी? नहीं, हफ्ते वाले दिन कंप्लीट डे है उनका। अच्छा, रात तक है? जी रात तक है, 8-9 बजे फुल डे है। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि संडे जो है, संडे को जलाल बाबा ऑडिटोरियम सेकंड डोजेस के लिए ओपन होता है, और अभी दूसरा दिन है कि हमने जलाल बाबा ऑडिटोरियम में फाइजर की स्टूडेंट्स की डोज स्टार्ट कर दी है। जो DHQ में है वो फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और बूस्टर डोज फाइजर की लग रही है सीनियर्स के लिए, 18+ के लिए, और जो 16 to 18 जो स्टूडेंट्स हैं उन सब की वैक्सीनेशन हमने जलाल बाबा ऑडिटोरियम में आज दूसरा दिन स्टार्ट की है। अच्छा, और वो फाइजर को क्या बेसिकल यूनिट भी लेके जाएंगे? ये चीज़ अभी हमने कल ही DC साहब से जब मीटिंग हुई तो उसको हमने अंडर कंसिडरेशन लाया कि जब हम स्कूल्स की वैक्सीनेशन के लिए भी जाएंगे और उनको फैसिलिटेट करने के लिए अगर हम यूनियन काउंसिल वाइज अगर एक्टिविटी करते हैं तो लेके जाएंगे, लेकिन उसकी क्योंकि -80 डिग्री पे रखा जाता है, और -80 डिग्री से जब आप उसको 2 to 8 डिग्री जो नॉर्मल टेम्परेचर है वैक्सीनेशन का उस पर लाते हैं तो उस पर आप उसको कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं। तो हम उस टाइम को कम से कम रखना चाहते हैं। हमें फॉर एग्जांपल मीरपुर यूनियन काउंसिल के लोग कहते हैं कि हमारे कल का स्कूल है, उसमें 15 बच्चे या 16 बच्चे हमने वैक्सीनेट करने, तो हम उनको उन 16 बच्चों के लिए ही वैक्सीन देंगे ताकि वो ज़ाया ना हो, ख़राब ना हो। इसके साथ बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और लेकिन चूँकि ये बड़ी मालूमात है और लोगों के बड़े मुफीद है, हम अगली दफ़ा इंशाल्लाह मज़ीद इस पर भी बात करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।